बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो वो जो हमारे चैप्टर नंबर 2 का आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, इस टॉपिक को ना आपने थोड़ा ध्यान से इसलिए भी सुनना है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इनको समझ नहीं आती, इसके कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती। तो मैं ना आज आपको बहुत ईज़ी वे में इसका कॉन्सेप्ट समझाऊँगी, आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है। अच्छा, ये आपके पास ना पेपर में पता है किस तरह से आता है? शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। शॉर्ट में आपको ना इनकी इसकी डेफिनिशन आ सकती है रिलेटिव एटॉमिक मास की, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ज़रूरी है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्यों ज़रूरी है एटम के लिए। और या फिर लॉन्ग में इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, और जो आगे ब्लू में आपको नज़र आ रही है ना एक सब हेडिंग नेक्स्ट पेज पे, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। ये आपके पास ना इस तरह से लॉन्ग में आ सकता है कि कैलकुलेट करें, उसको कैलकुलेट करके दिखाएँ और डिफाइन करें। तो अब आपने इसको ना दोनों तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं आपको बताती हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब से एटम की एग्जिस्टेंस हुई है ना, जब से एटम रिकॉग्नाइज हुआ है, तो केमिस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा मेथड निकालें जिसके थ्रू जो है वो मैसेज को कंपेयर कर सकें एटम्स के। अब ना इसको बुक से रीड करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि ये होता क्या है। फिर जब हम ये रीड करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सपोज करें कि एक तराजू है, सही है? ये एक वेट बैलेंस है, तराजू है। अगर आपके पास जो है वो फ्रूट्स हैं, सही है? ये आपके पास फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं। अब आपने जो है वो फ्रूट्स को मेजर करना है कि ये कितने फ्रूट्स हैं, आपको नहीं पता। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे तराजू को जो एक साइड है, जो इसका एक पैन है, एक पलड़ा है, यहाँ पे आप अपने जो फ्रूट्स हैं जिनको आपने मेजर करना है वो रख देंगे। और दूसरे पलड़े में आप क्या करेंगे, आप मैस रखेंगे ना, जो आपके पास वेट होता है। जैसे वो पत्थर बने हुए होते हैं वेट के, जो तराजू में रखते हैं, आपने शॉप्स पे अक्सर देखे होंगे। इस तरह से 1 केजी का पत्थर है, या फिर जो है वो हाफ केजी का है, ये इस तरह से 5 केजी का है। अब आप ये 1 केजी वाला जब यहाँ पे स्टोन रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो अब ये जब बैलेंस हो जाएगा, जब आप इसको करते जाएंगे बैलेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये फ्रूट जो है वो कितना है, 1 केजी है। अब क्या हुआ, आपको तो ये फ्रूट का मैथ नहीं पता था ना, ये अननोन था। अब अननोन मैथ को पता करने के लिए आपने क्या रखा, कोई एक नोन मैथ जो कि आपको पता था जिसके बारे में, यानी उन उन पत्थरों का तो वेट आपको पता होता है ना कि कितने, आपने वो रख रख के इसको मेजर कर लिया और इसका वेट पता लगा लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिलेटिव मैथ। रिलेटिव मैथ का क्या मतलब है कि ये जो कंपेयर करके आपने पता लगाया है ना दूसरे मैथ के साथ, जिसको ये है रिलेटिव मैथ, यानी कि इसके रिलेटिव इतना है। और इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड मैथ। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में हमें पता होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं किसी चीज को यूज करने के लिए। अच्छा, अब देखें एटम का जब हमने मैथ करना है, एटम का जब हमने वेट पता लगाना है, तो वो हम इस तरह से पता नहीं लगा सकते कि हम इस तरह इसको रखें और 1 1 केजी का स्टोन रखें या हाफ केजी का स्टोन रखें, क्योंकि एटम का मैथ बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम मैथ है। तो हम उसको इस मेथड से पता नहीं लगा सकते। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया ना, उसके लिए ये इस तरह से स्टोन्स को स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता था। अब आपको स्टैंडर्ड और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जो हमें नहीं पता था, जिसको हमने दूसरे वेट से कंपेयर करके पता लगाया, वो रिलेटिव मैथ है। और जो दूसरा वेट है जो हमें पता है, जिसको हमने पहले से एक पता करके रखा हुआ है, यानी कि हम इसको यूज करते हुए किसी भी चीज का वेट पता कर सकते हैं, तो वो है स्टैंडर्ड मैथ। तो अब एटम को जो एटम का वेट है ना, या एटम का मैथ है, उसको पता करने के लिए किस चीज को स्टैंडर्ड बनाया गया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बनाया गया। अच्छा, मैं इसको कार्बन 12 क्यों कह रही हूँ, मैं इसको कार्बन 12 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो इसका मैथ है ना वो है 12। मैथ्स कितना 12 है, हमने पिछले टॉपिक में एटॉमिक मैथ्स और एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया था। एटॉमिक मैथ्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन्स है और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मैथ्स कितना है, 12 है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्बन 12 कहते हैं। तो कार्बन 12 को ना हमने क्या बना लिया है, इस केस में स्टैंडर्ड बना लिया हुआ है। अच्छा, अब देखेंगे दोबारा से मैंने तराजू बनाया है। अब कार्बन 12 हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड। अब जब भी हमने किसी एटम का मैथ पता करना है ना, हम क्या करेंगे, इस कार्बन 12 को हम इस तराजू के एक पलड़े में किसको रखेंगे, कार्बन 12 को रखेंगे, और दूसरे में हम उस एटम को रख के उसके मैथ को पता कर लेंगे, अननोन मैथ को। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसका जो मैथ है वो कितना है, 12 है ना कार्बन 12 का। अगर मैं इसको इक्वल जो है वो 12 यूनिट्स में कर दूं डिवाइड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दो, तो ये जो एक पूरी 12 यूनिट का इकट्ठा पड़ा हुआ है, और ये जो मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में 12 में डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क है इसमें, नहीं है ना, दोनों के मैथ में फर्क। अगर मैं यहाँ पे जो है
ये फॉर एग्जांपल 5 केजी फ्रूट है, अगर मैं यहाँ पे इकट्ठा 5 किलो का पत्थर रख दूं तब भी ये उसके इक्वल हो जाएगा, और अगर मैं एक एक केजी के 5 पत्थर रख दूं तब भी ये इसके इक्वल हो जाएगा। एक ही बात है ना। तो ये भी एक ही बात है कि कार्बन 12 का पूरा इकट्ठा जो है वो एटम रख दिया जाए, या फिर उस एटम के 12 पार्ट्स करके रखे जाए। तो हमने क्या कर लिया, इस एटम के 12 पार्ट्स कर लिए, और जो एक पार्ट है ना, इसमें से एक पार्ट, यानी ये 12 पार्ट्स हो गए ना इस कार्बन 12 के इक्वल। अच्छा, अब इसमें से ये जो एक पार्ट है ना, एक इसको ले लिया जाए तो इसको हम कहते हैं 1 AMU, यानी 1 एटॉमिक मैस यूनिट। ये एक एटॉमिक मैस यूनिट होते हैं। तो जिस तरह से वेट को मेजर करने के लिए हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या होते हैं, केजी होते हैं ना, इस तरह से जब एटम का हम वेट मेजर करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, AMU। और 1 AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है। अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगी 1/12 ऑफ कार्बन 12 का क्या मतलब है। 1/12 का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज के 12 पार्ट्स कर दें। हमने मैथ में पढ़ा हुआ है बचपन से कि 1/12 जब हम इस तरह फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसका क्या मतलब है कि हमने उस चीज के उतने पार्ट्स कर दिए और फिर हमने उसमें से कितना पार्ट लिया वो हम ऊपर लिखते हैं। तो इसका मतलब हमने कार्बन 12 के 12 पार्ट्स कर दिए, और उन 12 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट को ले लिया। इसका मतलब है 1/12, और उसको हम कहते हैं 1 AMU। तो यहाँ पे देखे ना, हमने ये कार्बन 12 था, इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए। उस 12 इक्वल पार्ट्स में से हर एक पार्ट जो हमारे पास वो क्या है, 1 AMU। अब 1 AMU जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी एटम के मास को पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्बन 12 भी है, इसका ही हमने मास पता करना है, तो यहाँ पे 12 जो है इस तरह के मैसेज आएंगे, तो हमारे पास कार्बन 12 का मास कितना हो जाएगा, 12 AMU। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने जो है यहाँ पे सल्फर का मास पता करना है, तो सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है ना, सल्फर का मास होता है 32। अच्छा, अब क्या होगा, 32 मास है, इसलिए यहाँ पे इस तरह की, ये जो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया है ना, ये 12, इस तरह के यहाँ पे हमें 32 रखने पड़ेंगे। 1 AMU होता है ना, तो इस तरह हमें यहाँ पे 32 जो है वो ये यूनिट्स रखने पड़ेंगे पूरे इस वाले पलड़े के अंदर ना। हम यूं 32 जो है इस तरह के यूनिट्स रखेंगे, तो जाके यहाँ पे सल्फर के मास के वो इक्वल हो जाएगा। अगर हम उससे कम रखेंगे ना, हम 12 रखेंगे, तो ये जो पल रहा है ये हल्का होगा, ये ऊपर चल जाएगा, सल्फर का नीचे रहेगा। फिर हम एक एक और रख के जैसे हम बराबर करते जाएंगे, तो 32 यहाँ पे जो है वो यूनिट्स आएंगे, तो सल्फर के इक्वल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सल्फर का मास जो वो कितना है, वो 32 AMU है। तो इसलिए हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि हम उस एटम के मास को किसी चीज से कंपेयर करके पता लगा रहे हैं। तो इसका मतलब वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, और उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है 1 AMU, 1 एटॉमिक मैस यूनिट, जो कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये ना वो रीजन बताई हुई है कि क्यों जरूरी था ये। अगर आपके पास पेपर में आ जाए ना, व्हाई इट वाज नेसेसरी टू नो द मास ऑफ एन एटम, या व्हाई रिलेटिव एटॉमिक मास वाज नेसेसरी, तो आपने ये आंसर लिखना है, इट वाज नेसेसरी। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि रिलेटिव मास को पता लगाए बगैर, उसको जाने बगैर किसी भी एटम के हम पता नहीं लगा सकते। क्या पता नहीं लगा सकते कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर हमने रिएक्टेंट्स को किस रेशियो में मिक्स करना है। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर रिएक्टेंट्स को मिक्स किया जाता है ना, अगर वाटर ही बन रहा है तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो रहे हैं। रैंडम तो मिक्स नहीं हो रहे ना कि जितना मर्जी हाइड्रोजन डाल दो, जितना मर्जी ऑक्सीजन डाल दो, ऐसा तो नहीं है। उनकी एक प्रॉपर रेशियो है कि हमने जो है वो 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना है, 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना है। ये एक रेशियो है उनकी। H2O उसका जो है वो फॉर्मूला होता है। तो जब तक हमें उनके मैसेज ही नहीं पता होंगे, तो ना तो हम उनको प्रॉपर रेशियो में मिक्स करेंगे कर सकेंगे, और ना ही जो वो रिएक्शन है वो ठीक से हो सकेगा। तो जब 1961 में एक केमिस्ट था, उसने एक स्केल बनाया, किस लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होते हैं ना एटम्स के, उनको मेजर करने के लिए। जैसे एक स्केल होता है ना, एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए। तो उसमें उन्होंने बोला कि जो यूनिट मास है ना उस स्केल के ऊपर, वो किसके इक्वल था। यूनिट मास क्या होता है, सिंगल मास, यानी सिंगल यूनिट जिसको स्टैंडर्ड बनाया गया, एक जो यूनिट था वो स्केल के ऊपर किसके इक्वल था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो जो सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, अच्छा, जो मीटर स्केल होता है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो 10 मिलीमीटर होते हैं। जिस तरह से आपके पास इस तरह चल रहा होता है वो। तो अब अगर वो हम बोले यूनिट मास, एक यूनिट जो आप उसे मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है ना, तो इस तरह से जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, वो उस स्केल के ऊपर क्या था, वो क्या था, 1/12 ऑफ मास ऑफ लाइटर आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कार्बन का जो सबसे लाइट आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप ये होता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे तो।
कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है कि एक जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे हमारे पास ना। एक एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट, एलिमेंट जो है वो सेम तरह के एटम से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एलिमेंट है, उसके अंदर ये एलिमेंट है, इसके अंदर सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं। लेकिन अब इन एटम्स की ना आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। हर एटम के तो नहीं होते, लेकिन ज्यादातर एटम ज्यादातर के ना आइसोटोप्स होते हैं। अब इस एलिमेंट के अंदर जो हाइड्रोजन के एटम्स है ना, वो आइसोटोप्स की फॉर्म में हो सकते हैं। किस तरह से? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम और एक होता है ट्रिटियम। अब प्रोटियम के अंदर जो है ना वो 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूट्रियम के अंदर 1 प्रोटॉन है और 1 ही न्यूट्रॉन है। और ट्रिटियम के अंदर जो वो 1 प्रोटॉन है और जो है वो 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इस तरह से यानी आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट के अंदर ऐसे एटम्स होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर तो सेम रहे, यानी एक ही एटम है, ये हाइड्रोजन ही एटम है, सबके प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो यहाँ पे आप देखिए ना, कार्बन के जो आइसोटोप्स है ना, उसमें सबसे लाइट आइसोटोप, जैसे हाइड्रोजन वाले में सबसे लाइट कौन सा था? प्रोटियम था ना, जो सबसे पहला वाला था। कार्बन के आइसोटोप्स में जो सबसे लाइट आइसोटोप्स होते हैं ना, वो कार्बन 12 होता है। तो कार्बन का सबसे लाइट आइसोटोप है, उसके जो मैस है, जिसके हमने अभी 12 यूनिट्स किए, उसमें से हमने 1 यूनिट ले लिया, यानी 1/12। तो वो 1 यूनिट मैस था उस स्केल का। अच्छा, अब जो मैस था एक एटम का कार्बन का स्केल के ऊपर, वो एग्जैक्टली 12 था। और इस तरह से जो अदर एटम के मैसेज यानी दूसरे एटम्स के जो मैसेज थे, उनको हमने उससे रिलेटिव करके यानी उससे कंपेयर करके हमने इस यूनिट से उनको मेजर कर लिया। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास ना एक्चुअल डेफिनेशन आ जाती है रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आपने एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का ऐसा मास होता है ऑफ एन एटम, यानी एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं उनका ऐसा मास होता है जो कि किस चीज के रिलेटिव होता है। रिलेटिव कंपेयर करके हम किस चीज से कंपेयर करके उसको निकालते हैं? मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अभी हमने देखा कि हमने किस तरह से कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके सल्फर का मास निकाला। इस तरह से हम सब एटम्स के जो है वो उसके साथ कंपेयर करके मास निकालते हैं, यानी उसके रिलेटिव होता है वो मास, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मास का केजी होता है ना, इस तरह से जो एटम का मास है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? AMU होता है हमारे पास उसका यूनिट। अच्छा, अब ये हमारे पास AMU की भी डेफिनेशन आ जाती है। AMU क्या होता है? 1 AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, यानी 1 AMU क्या है? 1/12 ऑफ कार्बन 12। जो अभी मैंने आपको दिखाया कि हमने कार्बन 12 के 12 पार्ट्स कर लिए और उसमें से एक पार्ट ले लिया, तो वो एक पार्ट क्या है? 1 AMU होता है। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके पास MCQs में भी आती है और आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि AMU और केजी का अगर हम रिलेशन निकालें ना, क्योंकि केजी है नॉर्मली तो हमारे पास मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ना, तो अगर हम AMU और केजी का रिलेशन निकालें तो क्या बनता है? 1.67377 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27। यानी आप देखिए AMU जो है वो केजी से कितना छोटा है, -27 में वैल्यू जा रही है, यानी 0.00000027 टाइम्स लिखते जाए और फिर 1.16 लिखे तो जाके ये जो है वो 1 केजी के इक्वल बनता है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है 10 की पावर -27 में जाना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एटम का मास कितना छोटा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? हाइड्रोजन 1, उसका एटॉमिक स्केल के ऊपर मास है 1.007 AMU। अब इसका क्या मतलब है? अब आप देखिए, ये फॉर एग्जांपल वही जो हमने ये तराजू जो किया हुआ था इमेजिन, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 1 AMU रखना पड़ेगा। जो हमने ये कार्बन 12 के ये किए हुए थे ना 12 पार्ट्स, और एक पार्ट उसमें से 1 AMU था। तो हमने हाइड्रोजन के मास को मेजर करना, अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन रख दिया उसका, जैसे हम फ्रूट्स मेजर कर रहे थे तो हमें फ्रूट नहीं पता होता ना, हम एक पल्ले में एक दफा फ्रूट को रख देते हैं, फिर हम इसमें डालते जाते हैं मैस, जब वो इक्वल हो जाता है तो हम फिर काउंट कर लेते हैं कि कितना हो गया। जैसे फ्रूट, अब हम अगर वो 5 किलो के तो हम यहाँ पे 1-1 किलो डालते जाएंगे, पहले 1 किलो का रखा, फिर दूसरा 1 किलो का, फिर तीसरा, फिर 5वीं दफा जब हम रखेंगे तो वो बराबर हो जाएगा, तो हम फिर काउंट कर लेंगे कि कितने हमने रखे हैं केजी वाले, 5 रखे हैं तो इसका मतलब 5 केजी हो गया। यहाँ पे भी हम इस तरह से ये हमारे पास स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है, इसमें से हम एक-एक AMU जो है वो उठा के इसके अंदर रखते जाएंगे। अब हाइड्रोजन के लिए जब हमने एक ही AMU रखा था तो वो पूरा हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 AMU। और जब हमने सल्फर का करना है तो हमें ऐसे 32 रखने पड़ेंगे, यानी ये जो 1/12 हमने AMU बनाए हुए ना, ऐसे हमें कितने रखने पड़ेंगे? 32 यहाँ पे रखने पड़ेंगे, तो जाके सल्फर का जो है वो मास बनेगा। तो ये इस तरह से ना हमारे पास AMU का ये कॉन्सेप्ट है, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपसे ना मैथ्स पूछा हुआ है मैग्नीशियम का और जो है वो क्लोरीन का पूछा हुआ है। तो ये बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम का मास होता है 24 AMU, यानी मैग्नीशियम जो है वो कितना, वो कार्बन 12 के डबल हो गया। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि कार्बन का कितना 12 है ना, 12 AMU मास है, मैग्नीशियम का कितना है 24, यानी हमें यहाँ पे 24 जो है वो रखने पड़ेंगे ये AMUs के यूनिट्स, तो जाके मैग्नीशियम का मास बनेगा। और ये क्लोरीन का कितना है 35.5 AMU, ये क्लोरीन का मास होता है। तो ये आपने इसको एज इट इज जो है वो याद कर लेना है, इसकी इनकी वैल्यूज को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस, यानी हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को पता लगाना है। कुछ एलिमेंट्स के ना डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, सही है, और उन सब का जो है वो मास थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उन सबकी अबंडेंस भी डिफरेंस होती है। अबंडेंस का क्या मतलब होता है कि किसी भी आइसोटोप की ना नेचर में कितनी मिकदार, मिकदार अबंडेंस कहते हैं, मिकदार को, उसकी परसेंटेज को, उसकी अमाउंट को जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है उससे हम कहते हैं उसकी अबंडेंस। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पता लगाना है किस चीज से, आइसोटोपिक अबंडेंस से। अब इस बात का क्या मतलब है कि आप देखिए ये जो अभी हमने एक एग्जांपल ली थी यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स वाली, सही है। अब अगर आपने बताना है कि हाइड्रोजन का जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, फॉर एग्जांपल आपने ये बताना है, तो अब आपके पास तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है ना, 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का मास में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही सही। तो अब हम हमारे पास जब भी कोई ऐसी चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, सही, आपके क्लास में समझ लें कि 50 बच्चे हैं, सही है, 50 बच्चों का केमिस्ट्री का रिजल्ट आ गया है और 60 टोटल मार्क्स थे। अब किसी के 40 आए हैं, किसी के 42 आए हैं, किसी के 45 हैं, किसी के 60 फुल हैं, किसी के जो है वो 59 है, इस तरह करके आपके पास किसी के 0 हैं। तो आपके पास इस तरह करके डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट तरीके का रिजल्ट आया। लेकिन जब ऐसे पूछा जाएगा कि पूरी क्लास का क्या रिजल्ट आया है, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि हर बच्चे को तो रिजल्ट डिफरेंट है, तो उस टाइम पे क्या ले लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं ना, कि हम क्या करेंगे कि जो 60 स्टूडेंट के मार्क्स हैं उन सारे मार्क्स को प्लस करके 60 पे डिवाइड कर देंगे उन सब मार्क्स को। इस तरह से एवरेज निकलती है ना, कि हम टोटल को प्लस कर लेते हैं और जो हमारे पास जितना वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 60 स्टूडेंट्स से उनके सारे मार्क्स को हम टोटल कर लेंगे और 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज। तो हम उस एवरेज को फिर बता देते हैं कि इस क्लास के जो है वो इतने मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पे भी तो ऐसे ही है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा और उसके बाद जो है तीनों की अबंडेंस भी डिफरेंट है। यानी प्रोटियम जो है अगर वो नेचर में 27% प्रेजेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ड्यूट्रियम जो है वो 30% जो है उसकी अबंडेंस है, ट्रिटियम की जो है वो 40% अबंडेंस हो जाएगी, इस तरह से कुछ सीन है। और उसके अलावा जो है वो इसकी इसका मास भी रिलेटिव मास डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, इसका भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका 1.001 है तो इसका 1.003 है और इसका 1.007 है, इस तरह है। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे कि हाइड्रोजन का कितना रिलेटिव मास है, जब इस तरह से पूछा जाएगा तो उस टाइम पे हम क्या निकाल लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं। अब वो हम एवरेज का तरीका सीख रहे हैं, किसकी एवरेज का, आइसोटोप्स के मैसेज की। जिनके आइसोटोप्स नहीं है, समझ ले हाइड्रोजन जो है अगर मैं ये समझ लूं कि इसका आइसोटोप नहीं है, तब तो एक सिंपल सी बात हो जाएगी ना। अगर क्लास में किसी एक बच्चे का पूछा जाए तब तो आप बता दोगे कि क्लास में जो है फॉर एग्जाम्पल आपसे हादिया का पूछा गया क्या रिजल्ट है, तो आराम से बता देगी कि मेरे जो है वो 58 मार्क्स हैं 60 में से। इस तरह जब हाइड्रोजन के किसी के आइसोटोप्स नहीं होंगे तब तो आसानी से वो बता देगा, जिस भी एटम के आइसोटोप्स नहीं है तब तो हमारे लिए इजी है कि इसका रिलेटिव मास इतना है। ये केस सिर्फ तब है एवरेज निकालने वाला जिसके आइसोटोप्स प्रेजेंट, यानी 3 या 4 या 2 आइसोटोप्स हैं, फिर हम उनकी एवरेज निकाल के एक मास बता देंगे उस एलिमेंट का। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि एक एलिमेंट जो है उसके अंदर डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, उन आइसोटोप्स के डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं। इन मास नंबर्स को हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस कहते हैं, जो भी हमने पढ़ लिया। और हर आइसोटोप की, यानी जैसे हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं तो तीनों की जो है वो अपनी अबंडेंस होगी, यानी परसेंटेज नेचर में कितना वो प्रेजेंट होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोपिक अबंडेंस। ये आइसोटोपिक अबंडेंस की डेफिनेशन आ गई आपके पास। अच्छा, अब देखिए, अब हमने जब निकालना है किस तरह, अब हमने एवरेज निकालना है ये समझना है आपने, कि जब भी अब हाइड्रोजन की या कार्बन है, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। अब उनके जब आपसे पूछा जाएगा ना रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आपने उसमें क्या करना है कि कैलकुलेशन किस तरह करनी है कि आपने रिलेटिव एटॉमिक मासेस को, जैसे कार्बन के जो जितने भी या हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब के मासेस को और उनके अबंडेंसेस को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हाइड्रोजन थे उसके हमने देखा कि 3 आइसोटोप्स है ना, तो अब हमने तीनों के यानी पहले का मास और उसके अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरे आइसोटोप का
कितना मैस और उसकी अबंडेंस कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तीसरे का मैस और उसकी अबंडेंस कितनी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और फिर तीनों वैल्यूज को प्लस कर देना है और फिर 100 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, एंड में हमने इसको 100 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे अपने ये याद रखना है, ऐसे ना आप 3 से डिवाइड कर देखिए, 3 थे और हमने 3 प्लस किए थे, हमने इसकी परसेंटेज की फॉर्म में इसको फाइंड करना होता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि हमने 100 से इसको डिवाइड करना है। अब नीचे ना आपको एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक एलिमेंट है क्रिप्टोन का, सही है, कौन सा एलिमेंट है, क्रिप्टोन, उसके 5 आइसोटॉप्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, एलिमेंट क्या होता है जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, क्रिप्टॉन का एलिमेंट है उसके अंदर सारे क्रिप्टॉन के एटम्स हैं, लेकिन वो एटम्स किस फॉर्म में है, आइसोटॉप्स की फॉर्म में, यानी उनका प्रोटॉन नंबर तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। अच्छा, अब क्रिप्टॉन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 5 होते हैं। अब यहाँ पे उनको आइसोटॉपिक आपको मैस भी उन पांचों का बताया हुआ है और उन पांचों की अबंडेंस भी बताई हुई है, यानी पहले का मैस 80 है, अबंडेंस 2.0% है, इतना वो नेचर में पाया जाता है, 2% पाया जाता है। दूसरे का मैस ये है, उसकी अबंडेंस 12% है, तीसरे का मैस 83 है, उसकी अबंडेंस भी 12% है। पांचवें का मैस 84 है, उसके सॉरी, चौथे का मैस 84 है, उसकी अबंडेंस 57% और पांचवें का मैस 85 है, उसकी अबंडेंस 17% है। अब जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मैस बताना है क्रिप्टॉन का, तो आप क्या बताएंगे, जाहिर सी बात है फिर आप इन सब की एवरेज निकाल देंगे, इन सब आइसोटॉप्स के। वो कैसे निकालेंगे, जैसे पहले का मैस 80 था और उसकी अबंडेंस 2% थी ना, आपने 80 और 2 को कर दिया मल्टीप्लाई, फिर 82 और 12 को मल्टीप्लाई, 83 और 12 को मल्टीप्लाई, 84 और 57 को, और पांचवे का क्या 85 और अबंडेंस कितनी है 17। तो आपने 85 और ये मिसप्रिंट हुआ है 17 यहाँ पर आना है, 85 और 17 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इन तीनों के जो मल्टीप्लीकेशन से आंसर जाएंगे ना इन पांचों के, फिर आपने उन पांचों को क्या कर देना है, प्लस कर देना और 100 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 83.7। तो इस तरह से आप रिलेटिव एटॉमिक मास पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, आइसोटॉप्स का। अगर आपके पास पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने कोशिश करनी है ये वाली जो एग्जाम्पल है ना एक, इसको भी आपने बीच में साथ लिख देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपकी एक और सैंपल एग्जाम्पल है, उसको भी हम समझ लेते हैं। वो क्या है, वो कह रहे हैं कि हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पता करना है किस चीज का, लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन का, जबकि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 35.45 है। इस बात का क्या मतलब है, क्लोरीन के ना 2 आइसोटॉप्स हैं, सही है, एक क्लोरीन 37 है हमारे पास और एक जो है उन्होंने बोला है क्या है, लाइट आइसोटॉप है, 2 आइसोटॉप्स है। अभी तक तो हम किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि हमने एक जो है वो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास हम निकाल रहे थे, किस तरह से निकाल रहे थे कि जो आइसोटॉप्स है ना उनके मैसेज और अबंडेंसेस को मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर प्लस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया फर्क, उन्होंने एवरेज वाला मैस हमें पहले ही दे दिया, यानी जो हम आंसर ये एंड पे निकाल रहे थे ना, जैसे हमने पीछे 83.7 आंसर निकाला है, वो आंसर उन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 35.45। हमने क्या पता करना है इस क्वेश्चन में, हमने जो है उनमें से एक आइसोटॉप का मास पता लगाना है, समझ आ गई, इन दो में से एक आइसोटॉप के मास को पता लगाना है, जो लाइटर आइसोटॉप है ना उसके मास को पता लगाना है। आंसर उन्होंने हमें पहले से दे दिया है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो क्लोरीन 37 का अबंडेंस है वो कितनी है 34.23। अब देखें दो आइसोटोप्स है ना, एक 37 वाला और एक लाइटर आइसोटोप। अब 37 वाले का मैस तो ऑफ कोर्स 37 ही है ना, तभी उसके नाम के साथ 37 लिखा हुआ है, साथ हमें उसकी अबंडेंस भी पता चल गई है। दूसरा हमारे पास कौन सा आइसोटोप था, लाइट आइसोटोप, जो कि जिसका हमने मैस पता लगाना है, अबंडेंस उन्होंने हमें उसकी 75.77 दे दी है और एंड में जो हम आंसर निकालते थे वो भी उन्होंने हमें साथ दे दी है। अच्छा, अब हमारे पास किस तरह से हम इसको लिखते थे कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमने अगर क्लोरीन का पता लगाना है तो पहला आइसोटोप और उसके का मास और उसके अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते थे। दो आइसोटोप से ना, तो पहले का मास और अबंडेंस मल्टीप्लाई होगी और फिर दूसरे का मास और अबंडेंस जो है वो मल्टीप्लाई होगी और दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस, और 100 से डिवाइड हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इस केस में क्या हो गया है, आंसर उन्होंने हमें दे दिया है पहले से। अच्छा, जो दो क्लोरीन के आइसोटोप्स है उसमें से एक का तो मास और अबंडेंस उन्होंने हमें दी है, दूसरे की उन्होंने हमें सिर्फ अबंडेंस दी है, मास अब हमने इसका खुद पता लगाना है। तो ये है आपके जो क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो ये है। अब ये हम कैसे करेंगे ये काम, देखिए ना, यहाँ पे हमने पहले से ये लिख दिया, रिलेटिव मास हमने पहले से लिख दिया क्योंकि वो उन्होंने हमें दिया हुआ है। इसका हमें लाइटर आइसोटोप ऑफ क्लोरीन का मास नहीं पता, उसकी जगह हम Cl लिख देंगे, ये उसके अबंडेंस साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इन दोनों का हमें पता है, इनको हम एज इट इज जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 37 और इसको जो है वो 24.23 को जो मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 100 इधर डिवाइड हो रहा था ना, जो चीज इक्वेशन के एक साइड पे डिवाइड हो रही होती है वो जब दूसरी साइड पे जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 100 जब इस 35.45 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3545 बन जाएगा आंसर। ये आपने कैलकुलेटर पे करके भी चेक कर लेना, ये आंसर बन जाएगा हमारे पास। और उसके बाद ये जो 37, अच्छा ये आप समझे ना कि ये ब्रैकेट है एक
और ये एक ब्रैकेट है, क्योंकि ये एक आइसोटोप का मास और अबंडेंस है और ये दूसरा आइसोटोप का मास और अबंडेंस है। अच्छा, इसके तो हमें दोनों वैल्यूज पता है, इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 37 और 24.23 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 896.51। अब जो चीज इधर प्लस हो रही है, जब वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना। तो ये जो है 896.51 ये इधर आके इसके साथ माइनस हो जाएगा 35 और 45, 3545 से 3545 से माइनस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 2648 और 0.49, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेटर पे करके चेक कर लेना है साथ साथ, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बच गया था क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 75.77। अब ये जो चीज इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो साइड पर जाके क्या होती है, डिवाइड। तो ये 75.77 जो क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 34.95। इसका मतलब जो लाइटस्टार आइसोटोप ऑफ क्लोरीन है उसका मास कितना आता है हमारे पास, रिलेटिव एटॉमिक मास 34.95। तो जब भी आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है ना और उसके अंदर वो किसी भी तरह से अननोन वैल्यू दे सकते हैं तो आप उसको इजीली पता लगा सकते हैं कि बाकी सब वैल्यूज को सॉल्व करते करते इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेते जाएं, लेकिन सीक्वेंस से ना, एक तरीके से, एक तरतीब से, जिस तरह से मैंने आपको भी समझाया। ये आपने मैथ्स में भी इस तरह की बहुत इक्वेशन सॉल्व की हुई है और फिर एंड में जो अननोन वाली है वो बच जाती है और उसकी वैल्यू हमें पता लग जाती है। नेक्स्ट ना आपके पास ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसमें वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि इसको ना, अब आपने, मैं आपको हमेशा रिकमेंड यही करती हूँ कि जब भी इस तरह का कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है अब आपने पहले पूरा समझा हुआ है इसके कॉन्सेप्ट को, अब आप कोशिश ये करें कि एक रजिस्टर निकालें अपना रफ, इसको खुद सॉल्व करें। अच्छा, खुद देखें कि आपकी क्या मिस्टेक होती है, उससे आपको ज्यादा समझ आएगी कि आपको कहाँ से चीज नहीं समझ आ रही, फिर आप इसका सोल्यूशन सुने। अच्छा देखिए, कैलकुलेट करना है हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को किस एलिमेंट के, लेड के। अब उसके आइसोटोपिक अबंडेंसेस हमें बताई हुई है, लेड के कितने आइसोटोप्स दिखाए हुए हैं, 4 आइसोटोप्स दिखाए हुए हैं। एक 204 पीबी यानी उसका मास कितने है, ये रिलेटिव मासेस साथ-साथ लिखे हुए हैं उसके 204, एक का 206 है, एक का 207 और एक का 208 है। साथ में उनके अबंडेंसेस बताए हुए, यानी ये नेचर में कितने परसेंट प्रेजेंट है। अच्छा, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, यानी जिस सीक्वेंस से ये लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस से ये भी लिखा हुआ है। जब भी रिस्पेक्टिवली आ जाए आपने समझ लेना है कि सीक्वेंस जो है वो बराबर है। अगर ये 204 वाला लेड है तो उसकी अबंडेंस कितनी है, 2.0। 206 वाले की कितनी है, 24.0। अच्छा, 207 वाले की 22.0, 208 वाले की 52.0। अच्छा, अब लेड का हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पता करना है, तो जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास पता करते हैं हम कैसे करते हैं, उसके सबके जो आइसोटॉप्स हैं उनके मास और उनके अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और सब आंसर्स को प्लस कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब सबसे पहला लेड हमारे पास कौन सा था, 204, और उसकी जो हमारे पास अबंडेंस थी वो कितनी थी, 2.0। अच्छा, दूसरा क्या था, 206 उसका मास था और अबंडेंस कितनी थी, 24.0। तीसरा वाला जो था वो क्या था हमारे पास, 207 उसका मास था और अबंडेंस कितनी थी, 22.0। और जो चौथा वाला था उसका मास हमारे पास कितना था, 208, और अबंडेंस उसकी हमारे पास कितनी थी, 52.0। तो ये हमने चारों की जो थी वो अबंडेंस और मास को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर चारों को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया और 100 से हम इसको कर देंगे डिवाइड। ये इतनी हमारे पास इक्वेशन होगी। आगे अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 204 और 2.0 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 408। ये आपने कैलकुलेटर पे करके भी चेक कर लेना है। अगर 206 और 24.0 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा 4944। उसके बाद 207 और 22.0 मल्टीप्लाई होंगे तो 4554 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और 208 और 52.0 जो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,816। और साथ में हमने इसको क्या करना है, 100 से डिवाइड भी करना है। अच्छा, अब जब हम इन चारों को प्लस करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये अब इन चारों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,722। और साथ ये 100 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और जब 20,722 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 207.22। इसका मतलब लेड का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 207.22। तो हमने अब रिलेटिव एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, उसकी कैलकुलेशंस को भी समझ लिया कि आइसोटॉप्स होंगे तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और अब हमने उसके लिए एक पूरी जो है वो एग्जांपल को भी सॉल्व कर लिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी को कहीं से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहें।